अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल और आप देख रहे हैं छोटी ईद की बड़ी खुशियां। और ये स्पेशल ट्रांसमिशन है सिटी 21 न्यूज़ पर कि हम और आप ईद की खुशियों में एक साथ हों, जुड़े हुए हों। और हम देखते हैं ना कि ईद जब आती है तो बहुत सारी खुशियों का पैगाम लेकर आती है। ईद अपनों के साथ होती है और ईद ये जब आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से ना सिर्फ इनाम है बल्कि अपनी जो फैमिली है उसके साथ वक्त गुजारने का, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने का, प्यार और मोहब्बत का, खुशियाँ बांटने का एक अहम दिन और मौका है। तो इस ईद पर हमारे साथ हमारे बहुत सारे मेहमान आप देख ही रहे हैं शामिल हैं और ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। तो इस वक्त जो मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। आप सब जो है वो उनको देखते रहते हैं किसी ना किसी फोरम पर और जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी से आप सब वाबस्ता हैं, तो आप सबको वेलकम करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मियाँ जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो जाहिद साहब। आप जो है वो पाकिस्तान बिजनेस एंड इंटेलेक्चुअल फोरम को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसके प्रेसिडेंट हैं और साथ साथ आप जो है फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं। तो वेलकम टू द शो मियाँ जाहिद साहब। उसके साथ साथ मेरे साथ शेख शफीक साहब भी मौजूद हैं। आप पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और आपको भी वेलकम करते हैं। चीफ कोऑर्डिनेशन हैं आप, कोऑर्डिनेटर भी हैं आप। तो वेलकम टू द शो शेख साहब। और साथ साथ हमारे साथ अशरफ भाई को तो आप सब हमारी स्क्रीन्स पर देखते ही रहते हैं। अशरफ खान साहब जो है वो आपको नज़र आते रहते, बहुत ज़्यादा ही नज़र आते हैं सिटी 21 की स्क्रीन पर, क्योंकि आप देखें कि आजकल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उसको बहुत अच्छे तरीके से सिटी 21 की स्क्रीन पर प्रेजेंट करते हैं और हमारे बिजनेस डेस्क हेड हैं। वेलकम टू द शो अशरफ खान साहब, कैसे हैं आप सब लोग? ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। आपको भी ईद मुबारक ईद मुबारक, और थैंक सारे यू सो मच। स्टाफ को ईद तो मुबारक। जिस हिसाब से बिजनेस, सबसे पहले बल्कि शेख साहब से पूछे ताकि मज़े मज़े की बातें जो है ना वो स्टार्ट हो जाए। शेख साहब, बिजनेस कैसा रहा? क्योंकि हर दफ़ा जब रमज़ान क्लोज होते हैं और जब फिगर्स आते हैं और आपका ताल्लुक जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स से है एसोसिएशन से है, तो ईद पे तो खूब कपड़ों की ख़रीदारी होती है। तो हाउ इज़ द बिज़नेस? क्योंकि हम वैसे ओवरऑल जो सिचुएशन देख रहे हैं उसमें बहुत डाउन है, तो इस वक्त कैसा रहा ओवरऑल रमज़ान के बाद? इस वक्त पोजिशन तो मतलब जो ओवरऑल तो बिजनेस के लिहाज से तो काफ़ी वीक जा रही है। हमारे एक्सपोर्ट यूँ समझो कि ये मार्च के महीने में 26% गिर चुकी है गारमेंट के, टेक्सटाइल के हवाले से। तो उस हिसाब से इस इंडस्ट्री भी काफ़ी तकरीबन बंद हो रही है। 50% फैसलाबाद में इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और मज़ीद अगर यही हालात रहे तो और मज़ीद अमकान है कि बंद हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से एक्सपोर्ट जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है। और लोकल बिजनेस की क्या सूरत हाल है यहाँ जब हम लोकल देखते हैं? बिजनेस के हवाले से तो ये है कि लोगों की शक्कत नहीं है कि इस वक्त जो ख़रीदारी कर सके। मैं बड़े लोगों की मुझे बात नहीं कर रहा कि जिनके पास कोई पैसे की रियल तो हर वक्त रहती है, वो तो हर वक्त उनके लिए कोई मसला नहीं होता, बिजनेस कम हो या डाउन हो। लेकिन मैं एक मिडल मैन आप के लिए बात कर रहा हूँ कि उनके लिए काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं चलो, ये महंगाई तो की हम वजह से। बिजनेस पे यकीनन बात जी करेंगे जी लेकिन सबसे पहले ये पूछेंगे कि सब ईद कैसे मनाते हैं, क्योंकि ईद का दिन है। तो जैसे मैं पहले भी कहती रही हूँ कि ईद का दिन स्टार्ट होता है शीर खुरमे से, मीठे के साथ नमाज पढ़ते हैं। तो जाहिर साहब, आपकी ईद कैसे स्टार्ट होती है, किसके साथ मनाते हैं, क्या करते हैं ईद पर? बस जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान रोज़े अच्छे गुज़रते हैं, घर में सारे लोग रोज़े रखते हैं माशाल्लाह। और इबादत भी जो हस्ब तौफीक हैं वो करते हैं। तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि जब ईद होती है तो चांद रात से असल में ईद का आगाज़ हो जाता है। तो चांद रात में सारे बच्चे इधर उधर कहीं गए होते हैं शॉपिंग वगैरह पे, घूमने फिरने, तो वो फिर आते हैं सुबह के वक्त या समझ लें आधी रात के वक्त वापस आए घूम फिर के या कोई शॉपिंग करके। तो फिर सुबह नमाज के लिए जल्दी होती है तो फिर हम डंडा लेके सबके पीछे होते हैं, भाई जल्दी करो। अच्छा, वालिद साहब की जिम्मेदारी होती है जब तक वो ना उठे हों और शोर ना करें ना तो सब बच्चे रिलैक्स होते हैं, हो जाएगा भी, कर फिर ये लेंगे। कि नॉर्मली आम तौर पे मैंने देखा है कि लोग ईद वाले दिन फजर की नमाज स्किप कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि फजर की नमाज़ पढ़नी और फिर उसके बाद ईद की नमाज के लिए जाना। सब लोग फिर हम जाते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन भी होते हैं साथ। तो वो ग्रैंड चिल्ड्रन के कपड़े ये वो उनकी अपनी एक रौनक होती है बिल्कुल ऐसा ही है। और उनकी सेलिब्रेशंस बच्चों की होती है, वो आके कपड़े दिखाना। बहरहाल फिर वो नमाज़ पढ़ी, फिर नमाज़ पढ़ के आए तो मेरे दो बेटे जो हैं वो अपने अलग घर में रहते हैं, वो भी आ जाते हैं, तो इकट्ठे ही नमाज़ पढ़ते हैं। फिर हम लोग मेरे ही घर में आ जाते हैं, फिर हम लोग सब नाश्ता वाश्ता करते हैं, सोइयाँ, शीर खुरमा, कई किस्म की चीज़ें होती हैं, ज़बरदस्त। वो सब करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो बस इस तरीके से फिर उसके बाद जाते हैं बहनों वगैरह के यहाँ मिलने।
ईद मिलने उनके यहाँ गए, फिर कुछ रिलेटिव्स के यहाँ गए। तो फर्स्ट डे जो है हमारा वो होता है कि हम जाके जो भी विजिटिंग करनी है, किसी के यहाँ जाना है, तो वो हम पहले दिन अच्छा, वो कर मुझे लेते हैं। ईद की जो सबसे अच्छा जो चार्म लग रहा होता है वो ये कि जैसे जाहिद साहब बता रहे हैं ना कि बहनों की तरफ भी जा रहे हैं, बच्चे सारे आ गए। उमूमन क्या होता है, चले एक फैमिली में मिलकर आ गए, या दो आप अकेले मिल आए होंगे, या किसी एक बच्चे के साथ चले गए होंगे। वो जो सब जा रहे होते हैं, सब इकट्ठे हो रहे होते हैं, और सबके साथ जो मिलने का और बैठक का मज़ा है वो वाकई अब सिर्फ त्योहारों तक ही रह गया, क्योंकि सब इतने बिजी एक होते तरह हैं, से हर शख्स reunion हो engaged जाती है ना जब सब बिल्कुल मिलते ऐसा हैं ही तो। है। और इतने इतने टाइम के बाद जब सब इस तरह बैठते हैं तो फिर बहुत गप्पे लगते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो अशरफ भाई, आपकी ईद कैसे गुजरती है, किस तरह से ड्यूटी है आपकी आज ईद पर या नहीं है? मतलब यही है कि ईद के छोड़ सबसे सबकी जूनियर्स में असाइन करके ना खुद यहाँ बैठ गए और फिर यहाँ से घर। इतने सालों के बाद तो ये तो फ़ायदा उठाना पड़ता है ना। मगर जो मज़ा आता है ईद पे, घर वाले खुश ये होते हैं कि जब ईद आती है तो हमें टाइम मिलता है, क्योंकि न्यूज़ में हम लोग हैं तो हर वक्त हमें कांटेक्ट रहना पड़ता है सबसे। तो ईद पे टाइम मिलता है कि घर वालों को टाइम दें। जैसे जाहिद साहब ने बताया कि सब जो सारा जो प्रोसीजर है वही सबके यहाँ होता है, मगर जब सब लोग जमा होते हैं ना, वो जो खुशी होती है, क्योंकि हम सबसे बाहर तो मिल रहे होते हैं लेकिन घर वालों से इस दौरान बहुत दूर होते हैं। तो ये ईद होती है जिसमें हम लोग एक साथ बैठ के, कोई बच्चे सारे कज़न वगैरह सब मिलते हैं। तो हमारे यहाँ फैमिली में ये है कि जैसे जाहिद साहब बताया, हमारे भी सब एक जगह जमा हो जाते हैं। बड़े कज़न हैं हमारे, उनके यहाँ सब टाइमिंग से सब जमा हो जाते हैं, फिर सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, शोर शराबा, क्योंकि वो बच्चों का मज़ा ये होता है कि ईदी बच्चों को मिल रही होती है। तो हम बड़ों के पास जाके सर झुकाते हैं, बोलते हैं सर अस्सलाम वालेकुम। यानी मैं जो है वो सर झुकाऊं, ऐड में झुकाती हूँ। बड़े बड़े हमसे बड़े बड़े। हाँ, तो आप सब मेरे बड़े हैं माशाल्लाह, आप मेरे सीनियर हैं अशरफ साहब, आप मैं भूल ही नहीं हूँ। तो तो अभी मैं ऐड में जो है वो आती हूँ, सलाम करती हूँ। नहीं इंशाल्लाह तो सब ईदी जमा करते हैं। फिर वो सारे बच्चे के उसको कितनी मिली, ये मिली, और फिर हम भी बताते हैं। तो हमसे भी, मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह 3, तो वो तीनों जो हमसे भी मिलते हैं बड़ों से, तो वो भी लूट के ले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारी सबसे ज़्यादा ईदी होनी चाहिए। तो ये जो मज़ा है ईद का, एक तो ये सारी जो चार्मिंग सबसे ज़्यादा है कि जो पूरी फैमिली एक जगह होती है, तो उसका जो मज़ा है वो बिल्कुल ही, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली की बात करें तो सब बड़े भाई, कज़न, चचाजाद भाई वगैरह सब जब जमा होते हैं एक जगह, और समझ लें कि हम लोग घर में अगर एग्जांपल 5 लोग अगर मिलते हैं तो 5-5 करके हम बच्चे सब मिला के जो 50-60 लोग एक ही जगह पे जमा हो सबसे जाते हैं। ज़्यादा धमा चौकड़ी जो छोटे बच्चे, जो ग्रैंड चिल्ड्रंस की बात करें, वो जो मचाते हैं ना, हम भी जब अपनी अम्मी के घर जाते हैं, सब बहनों के बच्चे होते हैं, तो एक वक्त आते कहते हैं तुम सब अलग कमरे में चले जाओ, बस करो, बहुत शोर हो गया। लेकिन बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो शेख साहब, आपकी ईद जो है वो किस तरह से गुजरती है, कैसे किसके साथ स्टार्ट करते हैं, बच्चे होते हैं, क्या करते हैं? ये हंगामा जो है ये सारा ईद का ईद चांद रात से शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। पोते पोतियाँ, सिस्टर, भाई साहब रात को ही आ जाते हैं। लेकिन रात को यह है कि किसी के पास टाइम नहीं होता बात करने का। वो सब अपने में, कोई कह रहा है कि मेरे को कपड़े टेलर से नहीं आए, कोई कुछ ये कह रहा है, कोई जो लेडीज़ होती किसी की है मेहंदी ये रह लेस गई नहीं है। मिली, मेरे को ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो आपस में लगे रहते हैं। तो फिर हम खामोशी, तो 11 बजे तक तो सो जाते हैं। ये सारी रात जागती हैं अपने पूरे करने के लिए सिस्टम ना। बिल्कुल ऐसा ही तो है। फिर सुबह नमाज के लिए जाते फिर हैं नेक्स्ट public। के लिए, तो नेक्स्ट डे जब ईद का दिन होता है तो सुबह सुबह इनको बच्चों को, चूँकि सारी रात जागे होते हैं, ये उठाना पड़ता है बड़ी मुश्किल से उनको। जैसे मियाँ ज़्यादा पर डंडा लेके उनको पीछे घूम जाना पड़ता है उठाने के लिए। तो बड़ी मुश्किल उठा के उनको जब नमाज पे ले जाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह जब नमाज पढ़ के आते हैं तो फिर सब मिल के खाना अच्छा, वाना जैसे जो भी जैसे है, बड़े होते मिल के जाते हैं ना, तो खाते हैं। ईदी देने जी, का तो जी। सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी, लेकिन जी। क्या अब आप सब लोगों को भी ईदी देने वाला कोई अभी है? किसी से ईदी मिलती है जाहिर साहब आपको, या अब आपको सिर्फ देना ही पड़ती है? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें ही देना होता है। हाँ, क्योंकि अब हमारे बुजुर्ग तो रहे नहीं ऐसा ही जिनसे हम ईद लें। लेकिन ये है कि एक बड़ा ये एक मतलब ईद पे ईद लेना, ईद देना, ये एक मतलब ना किसी को कोई कमी है ना किल्लत है, लेकिन ये एक खुशगवार लम्हात होते हैं बिल्कुल कि जब आप किसी को ईद दे रहे होते हैं या ले रहे होते हैं, तो ये एक बड़ा एक अच्छा और एक मतलब ईद की और क्या खुशियाँ होती हैं। ईद की यही खुशियाँ हैं कि आपने मिले, हल्ला गुल्ला किया बहनों भाइयों से, दोस्त अहबाब से, और हल्ला गुल्ला, और उस दिन थोड़ा लाइट डिस्कशन, क्योंकि आम दिनों में तो आपको पता है कि जो आजकल जो मामलात होते हैं कारोबारी भी और दूसरे भी, तो उस दिन ये है कि एक ये 4-5 दिन जो होते हैं एक टेंशन फ्री ये डेज होते हैं। आप सबसे मैंने इसीलिए जो है ना वो इकोनॉमिक सिचुएशन पे सवाल नहीं किया, क्योंकि ओवरऑल जब भी आप लोगों से मुलाकात होती है तो यकीनी तौर पर बहुत सीरियस डिस्कशन में मिलते हैं। लेकिन हम वो चीज़ भी सामने लेकर आना चाहते हैं लोगों के सामने कि जो एक नेचुरल और जो हमारे साथ हमारी डेली लाइफ्स हैं उनमें हम किस तरह से होते हैं और क्या करते हैं। तो शेख साहब, आपको ईदी अब मिलती है या आप भी जाहिर साहब के साथ इसी सब में शामिल हैं कि अब कोई ईदी देने वाला तो है मैं नहीं? ज़ैद साहब की तरह हूँ
अभी हम देने वाले में लेने वाले में नहीं है कि सारे बुजुर्ग जो नहीं हैं अच्छा, जब ईदी तैयारी हो लेते थे चुके आप हैं। लोग, नहीं, मेरा ख्याल है अभी हम इनसे ईदी लेंगे ना। हाँ हाँ अभी तो, लेकिन वो तो बेचारे देंगे ही आपको, तो फिर भी शायद मिल जाए, तो मुझे तो सभी देंगे वैसे जी, पक्का। तो अच्छा जी, लेकिन बात ये है शेख साहब कि जब ईदी लेते थे तो अब मैं बच्चों को देखती हूँ, अगर आपने उनको 50-100 रुपए दे दी ना तो उनको नोटों की बड़ी पहचान है, वो कहते हैं नहीं भाई कोई ईदी की में कोई सही नोट लेकर आए, तो बड़े बच्चे बार्गेन करते हैं और उनको पता है कि क्या चाहिए। तो आपने कभी बार्गेन किया है ईदी के ऊपर, कभी झगड़ा किया कि नहीं भाई ऐसे नहीं आवे, आप शरीफ अच्छे वाले बच्चे थे कि भाई जो बच्चे मिल गया रख लूंगा? तो अपनी मर्जी से ईद लेते हैं जितनी वो चाहें, लेकिन मैं देख रहा हूँ जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको ये नहीं पता ये 1000 या 2000 लेना है, वो कहते हैं ये रेड वाला नोट या ग्रीन नोट चाहिए, यानी ये रेड वाला नहीं चाहिए जो उनको पता है ये 100 वाला है। अब उनको अंदाज़ा नहीं होता कि ये अमाउंट का कितनी अमाउंट का क्या है, किसका किसे मिलेंगे, लेकिन वो कहते हैं ये ग्रीन जो नोट है ना ये चाहिए मेरे वो लिए। उन्हें पता है तो सब। छोटे बच्चे हाँ, बच्चे। उस हिसाब से मतलब ये सबको बिल्कुल ऐसे आप वैसे तो आप स्क्रीन पे माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे बने रहते हैं, लेकिन हम आपको ऑफ स्क्रीन भी जानते हैं आपकी शरारतें। तो अशरफ भाई आपने कभी जो है वो झगड़ा किया है कि नहीं भाई इतनी ईदी नहीं होती, और अभी ईदी देता है आपको कोई? जी, अभी तो पहली जो ईदी मिलती है वो यकीनन तौर पे मैं ससुराल जाता हूँ तो सास ससुर जो दोनों वाह अलग क्या अलग देते फर्क हैं। है यार, वाह। और इसके सबसे अलावा तगड़ा जो लिफाफा। मैं बड़ी सिस्टर जो हैं मतलब चचाजाद बहनें बड़ी, जी तो वो हम सब में सबसे बड़ी हैं, तो वो जब भी जाते हैं उनके घर जाना होता है तो वो सबसे पहले सलाम होता है उनको, हाँ। तो उसके बाद देते हैं। मतलब ये नहीं कि वो कोई पैसों का वो नहीं है, जो ऐसा ही खुशी है। होती है वो एक खुशी में वो देती मजा हैं, आता है ना उसमें। तो एक वो मज़ा आता है, तो फिर वो उनके बच्चे को फिर हम लोग भी वो करते। लेकिन वो जो मज़ा है कि इस वक्त भी हमें जाके, क्योंकि बड़ों पे सर का जो हाथ होता है ना, सर पे हाथ होता है, इसका मतलब हम हैं, क्योंकि बेसिकली बड़े बड़े जो थे मतलब वालिद साहब, चचा चची, मामू मुमानी, इन सब का इंतकाल हो चुका है, तो बड़े अब कज़न ही रह गए हैं जो बड़े, जिनकी शादी हो गई हैं वो भी बड़े हैं, तो वही अब हम लोग का ख्याल, क्योंकि बड़े हैं हम में, तो सबका ख्याल करते हैं। तो अब ये है कि जो मिसिंग है वो लोग पूरी कर रहे होते हैं, चचा की, मामू की, मुमानी की। तो एक फैमिली में जो ये है कि गैदरिंग, एक ईद के जो टाइम है वो बड़ा मज़ा ये आ रहा होता है कि सब जब एक जगह होते हैं ना, तो वो जो मज़ा है बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, सब अपनी बातें, क्योंकि आमतौर पे हमें टाइम नहीं मिलता है कि किसके क्या मसले हैं, उसी वक्त ही सब बातें हो रही होती हैं। और उस वक्त मुझे ख़ास तौर से डांट के ये बोला जाता है कोई डॉलर की बात नहीं करना, कोई स्टॉक मार्केट की बात नहीं करना और कोई मार्केट की बात नहीं करना। तो मैंने कहा यही बातें हैं भाई मेरे पास। अच्छा, जो भी शख्स ऐसे रिलेटिव्स में से कोई मिलता है और फिर उन्हें पता होता है ना, तो कोई ना कोई बात ऐसी ही ले ही आता है, और मैं इतना भागती हूँ कि यार नहीं अभी कोई भी जो ना बात चल भी जाएगी ना, तो मैं यूँ तकती रहती हूँ बैठ के ना कि मैं उसका पार्ट नहीं बन, क्योंकि रोज़ाना इतना बोल चुके होते हैं इन सब बिजनेस पे, पॉलिटिकल सिचुएशंस पे, तो मैं कहती हूँ भाई या तो आप लोग ख़त्म कर दें या मैं हम कहेंगे अभी तुम्हारी क्या राय, तुम लोग तो, मैं कहा मेरी कोई राय नहीं है, जो राय है वो टीवी तक महदूद है, अभी बस करो। तो ये वाकई ऐसा होता है। तो हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और भी मज़े मज़े की बातें होंगी, किसके क्या इंटरेस्ट हैं, कौन क्या खाना शौक से खाता है, क्या पकाते हैं या नहीं पकाते, या कभी जो है लाइव एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ, और जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये अपनों के साथ, ये अपनों का रंग होता है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब फैमिली मेम्बर साथ होते हैं, सब एक दूसरे के साथ बैठते हैं। अशरफ भाई से जैसे बात हो रही थी कि जी डॉलर और इन सब चीज़ों को छोड़ दो, तो वाकई ऑफिस से फ़ोन आता है सुबह सुबह जी या शाम 5 बजे तो जो है वो क्लोजिंग हो गई है, तो अब बताओ ज़रा आज कितने में क्लोज हुआ, या ऐसा सब कुछ बंद होता है तो फ़ोन नहीं आते और कोई कुछ नहीं पूछता? हमारा तो रोज़ है कि जैसे ईद से पहले ही सबको सारे टिकर वगैरह डाल देते कि भाई सब कुछ बंद है तो कुछ पूछना नहीं, क्योंकि कुछ बस इसमें ईद पे ही होता है, जाहिर साहब बैठे हुए तो इनको हम ईद पे भी तंग कर रहे होते हैं कि मैसेज जो है और ये सारे कह रहे हैं यार ईद पे तो छोड़ दो, इतना तंग करते हो। तो शेख साहब भी हैं, क्योंकि इस वक्त ये है कि हर कोई जो है अपनी फैमिली को टाइम देना चाह रहा होता है, तो यही है एक मेन, और हमें भी सबको ये फोकस है क्योंकि हम ये जो शो कर रहे होते हैं उसी से लोगों को हम बता रहे होते हैं कि हमारी क्या ज़िंदगी है, और उसके बाद हम भी इनके साथ, क्योंकि आवाम के लिए हम लोग सब काम कर रहे होते हैं, तो जब आते हैं तो हमारी भी फैमिली के लिए साथ, और ये भी हमारे साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि जो मसले होते हैं तो हमारे मसले का हल यही लोग होते हैं जो हमको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि खबरों के ऊपर। बिल्कुल ऐसे नहीं, ये सभी लोग माशाल्लाह एवर बीन वेरी मच सपोर्टिव। हम भी जाते हैं और जब भी मुलाकात होती है तो आप सबके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है, ताउन रहता है, तो वो तो यकीनी तौर पर बात है ही। तो जाहिर साहब खाने में कभी कुकिंग किया आपने? नहीं जी, मैंने तो कभी कुकिंग नहीं की। अंडा तला है? नहीं, कभी नहीं ना। खाने में क्या पसंद है, फेवरेट क्या है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे कभी ऐसी नौबत नहीं आई, क्योंकि माशाल्लाह घर में सब हैं। कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है ना कि हाँ भाई मुझे इस चीज़ का शौक है, तो ना कभी रहा? नहीं, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, टाइम भी नहीं है,
तो लेकिन ये कि जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है तो वो कुछ ना कुछ टाइम स्पेयर कर लेते हैं। तो चूँकि मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, और फिर ये कि हेल्पिंग लोग हैं काफ़ी, बेगम हैं, बच्चे हैं, बहुएँ हैं, कुक हैं, तो वो सारी चीज़ें लवाजमात अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं, तो ऐसी कभी कोई नौबत आई नहीं। आपका कोई लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा रहा है शेख साहब? और खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में हमारे मेन डिश है चिन्यूट वाला तो कुन्ना है, लेकिन क्या बातें कर रहे हैं, ईद पे कुन्ना याद आ गया कुन्ना। लेकिन ईद के टाइम में जब नमाज वगैरह पढ़ के आते हैं तो उस वक्त ये होता है शीर कोरमा खाया जाता है या कुछ और कढ़ाई गोश्त वगैरह ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं। कुन्ना तो जो डिश है वो रात को बना तैयार कराई जाती है डिनर में, और वो घर में होती भी नहीं है, कुन्ना तो पकवाना ही पड़ता बनवाना है। पड़ता है। तो अभी वो ईदी की बात हो रही थी, तो मैंने कहा अपना अशरफ साहब आप डॉलर में ईदी लें और शेख साहब से लिया करें, क्योंकि ये माशाल्लाह इनकी तो एक्सपोर्ट है और सारी डॉलर में। हाँ, वो भी कह रहे हैं कि डॉलर अब नहीं मिलता है ना सर, कैश कर देते हैं वो पाकिस्तानी तो रुपए आपको में कम ईदी देते हैं। डॉलर में मिलेगी। डॉलर बिल्कुल सही आपने कहा जी। हमारी जो एसोसिएशन है पाकिस्तान में सबसे लार्जेस्ट एसोसिएशन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के हवाले से, डॉलर अर्निंग के हवाले से है। अच्छा कोई बात नहीं, पर डॉलर नहीं मिल रहा, मैं यूरोज में, कैनेडियन डॉलर में, और जो है ना किसी भी करेंसी में जो सब बेहतर महंगा है हो अभी गया, तो सब महंगा हो पाकिस्तानी गया। करेंसी से सभी भाई कुछ आज बेहतर है। वो अभी सिस्टर आई थी मेरी कनाडा से, मैं तो किसी में भी रिसीव कर हाँ, नहीं, वो आप भी परेशान सारी थे, ज़्यादा करेंसी पैसे में ले मिलते लें हैं। इनसे, ये अभी आपको देके जाएंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल ऑनर ले लेती हूँ। शेख साहब ने कहा जी, क्या कह रहे हैं, सिस्टर आई थी तो वही जैसे कैनेडियन डॉलर यहाँ कन्वर्ट हुआ तो वो भी कह रही हैं कि इतने ज़्यादा मतलब पैसे मिल रहे हैं, तो उनको भी पता है कि जब इतने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो यहाँ महंगाई होगी पाकिस्तान में। तो वही है जी चीज़ें, जैसे शेख साहब भी बता रहे आपने हैं। लेके रख ली कैनेडियन और सारी दुनिया को कह रहे हैं जी रिजर्व में ना रखें। मुझे लग रहा है आपके पास बहुत डॉलर आपने स्टोर किए हैं, जैसे नहीं, आप कैश खबरें करा देते ली, हैं ना, कैश करा बढ़ेगा ली। बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। कैश करा ली। मैं जैसे वो खाने का बोल रही थी तो घर पे ये है कि इन्होंने बताया नहीं डॉलर मेरे पास है कि नहीं है, बढ़ेगा बढ़ेगा। सब भेज दिए, खाने सब पे देना आना पड़ पड़ा। देने ढाई पड़ सौ जाएगा। मैं नहीं आते जाते हैं ये आपको नहीं ऑफिस में। देंगे, मैं हाँ, एक ऑफिस में होते घंटे हैं ना, पूछना अशरफ भाई डॉलर की क्या सिचुएशन देंगे है, आपको। वो बढ़ेगा भी कि नीचे आएगा, गोल्ड की क्या सिचुएशन, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, आप ले लें आप ले लें। मैंने कहा आपने कितने लेके रखे ये मुझे बताएं। नहीं, जाहिर साहब बोल देते हैं ना, बता देते हैं पहले। अब डॉलर जो है जैसे वो पैसे आ गए हैं तो ऐसे अब ही है। डॉलर नीचे आ जाएगा। राइट अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में सबसे ज़्यादा बिरयानी है और कढ़ाई। तो कढ़ाई मैं खुद भी बना लेता हूँ क्योंकि दोस्तों के साथ हम लोग पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे सब मुझे पकड़ लेते हैं, यहाँ फैमिली में भी सब पकड़ लेते हैं, और ख़ास तौर से ईद पे कि कढ़ाई बनाएं आप खुद से ना। घर में ड्यूटी तो देना हाँ, पड़ती वो है ईद पे। क्योंकि ज़्यादातर बाहर जो हम लोग खाते हैं दोस्तों के साथ, जैसे नाइट मैच पे उसके बाद जाते हैं तो ये जो पठानों का जो होटल है पिशावरी कढ़ाई, तो सामने बना रहा होता है कोयले पे, तो देख देख के, क्योंकि देख देख के सीख गया है, वो घर पे भी बनाए तो लोगों को मज़ा आता है। अच्छा, घर वालों जेंट्स जब उमूमन बनाते हैं ना तो उसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट आता है, ये है कुछ वो शेफ्स हो या वैसे भी घर में भी अगर कोई जेंट्स में से कोई कुछ जरा सा भी बनाए तो बहुत तुक्का लग जाता है। तुक्का लग जाता है। अच्छा जी, तो कुछ ज़रा से मज़े के सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं आप सबके लिए, तो कुछ करते हैं, कुछ मज़े की बातें, और वो ये कि अगर जाहिर साहब आप क्योंकि जो है मिनिस्टर ऑफ आईटी भी रहे हैं, तो अगर आपको एक दिन वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप कौन से अहम फैसले करना चाहेंगे और क्या करेंगे आप बीइंग वज़ीर आज़म? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान का हर शहरी जो है बीइंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान वो एंटाइटल्ड है कि वो वज़ीर आज़म बन सके, जी और उसको वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश करना कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे और ही बल्कि ये आप एक तरह से आपके स्टेक्स क्रिएट होते हैं स्टेट में कि अगर आप हाईएस्ट पोर्टफोलियो के लिए भी आप कोई तमन्ना करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप उसके लिए प्रिपरेशन भी करते हैं और उसके लिए आप उतने बड़े ऐसे। आप स्टेक होल्डर भी होते हैं, ठीक है, और उतने बड़े आप उसके ओनरशिप लेते हैं। तो ऐसा ये हर पाकिस्तानी को सोचना चाहिए कि वो ये सोचे, अपने ड्रीम्स रखे। अब जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि क्या करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम इंपोर्ट हमारी ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स हमारी कम है। सही। तो हमें एक तो एक्सपोर्ट बढ़ाने की तरफ जाना है, दूसरे ये कि हमें अपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करनी है। हम 80 अरब डॉलर की पिछले साल 80 अरब डॉलर की हमने इंपोर्ट्स की और 60 अरब डॉलर की हमारी टोटल इनकम थी। तो 20 अरब डॉलर जो है हमारे पास नेट डेफिसिट था। तो वो डेफिसिट क्या है, आज उसके लिए कशकोल लेके पूरी दुनिया में हम घूम रहे हैं। तो ये इज़्ज़त नफ्स को भी ज़ाहिर है कि बेचने वाली बहुत बात बड़ा है। मसला है। तो सबसे पहला काम जो करना है
अपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जाना है कि आप अब इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन्होंने इंपोर्ट को बहुत कम कर दिया है। इनका ख्याल ये है कि हम वो जो 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स थी उसको 55-60 अरब डॉलर पे ले आएँ ताकि हमारी इंपोर्ट्स कम हो। मेरा कहना यह है कि हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बिजली है, अगर हम 24 अरब डॉलर की पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं तो अगर हम इमीडिएटली लोगों को सोलर पे मुंतकिल करें तो सोलर पे मुंतकिल होने से 10-12 अरब डॉलर की हमारी सेविंग हो सकती है। सही। इसी तरीके से हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं तो हम 17 अरब डॉलर की पिछले साल हमने एग्रीकल्चर आइटम इंपोर्ट किए, उसको भी हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जाना चाहिए। तो उसके लिए वो 17 अरब डॉलर का मतलब है कि 4,500 अरब रुपए पाकिस्तानी करेंसी में, वो अगर हम अपने यहाँ पे किसानों को दें और यहाँ पे हम कॉरपोरेट कल्चर लेके आएँ एग्रीकल्चर में, तो उसके नतीजे में हमारी जो यानी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी एग्रीकल्चर साइड पे और हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे और हमारी इंपोर्ट भी कर्टेल होगी। तो ये 2-3 काम ऐसे हैं कि जो फौरी तौर पे हो सकते हैं और फौरी तौर से मीन ये है और कि एक दिन में हो सकते हैं। ये 4-6 महीने में इनके रिजल्ट्स आ सकते हैं। अगर आज हम इसके ऊपर काम शुरू कर दें तो 4-6 महीने में इसके रिजल्ट आ सकते हैं और इमीडिएटली हमें इसका कौम को बेनिफिट मिल बात सकता वही है। है साहब कि एक दिन में लें या आप जो है ना 10 दिन में लें या 4 महीने में लें, लेकिन खुदारा कोई तो डिसीजन लें। सालों से हम ये मामलात होते हुए देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा ड्रैग हो गए और अभी मईशत की जो सूरत है और बहुत एक ही चीज़ और है, क्रिटिकल एक पोजीशन पे आ चीज़ और है, गए थे। देखिए हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते। आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि जी आखिर बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुआ और वो अपनी उनकी एक्सपोर्ट हमसे डबल ट्रिपल हो गई, उनके 35 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, हमारे 4 अरब डॉलर के हैं। तो बात यह है कि हमें अपनी जो एक्सपोर्ट है उसको करने के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक करना पड़ेगा कि हमारे जो सनतकार हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, उनकी जब कॉस्ट ज़्यादा होगी तो वो फिर इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो उनकी कॉस्ट को कॉम्पिटिटिव करना होगा ताकि वो अपनी कॉस्ट को ठीक करें और तब जाके वो मार्केट में एग्रेसिवली अपनी प्रोडक्ट बेच सही। तो यही सवाल अगर मैं शेख साहब आपसे करूं कि आप बीइंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या करेंगे? जी, प्राइम मिनिस्टर तो खैर मतलब सोचना तो चाहिए हर आदमी को, हर साहब ने आदमी देखे पहले ही बन मूड बना सकता दिया। है, लेकिन नहीं, आप भी बन सकती हैं। हाँ ऐसा ही है। बेनज़ीर तो रही है ना प्राइम मिनिस्टर, तो आपका भी मुझे है, बना दें, देखें कर फिर आप सकती हैं। 2 दिन में। जी जी। बाकी एक्सपोर्ट के हवाले से उस वक्त मुल्क कोई तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। इस वक्त हमारी पोजीशन ये है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग है, हमारी जो कम्पिटिटिव कंट्री है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, इंडिया है, 13 से 15% ज़्यादा है। तो जब तक उसको लेवल प्ले में नहीं लाएंगे तो उस वक्त एक्सपोर्ट जो है ना बढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। क्या वजह है? ये इमरान खान साहब आए तभी भी बहुत बातें हुई कि एक्सपोर्ट और एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स पे काम करेंगे और जो है ना एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, टेक्सटाइल पे काम करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर अभी भी हम देख रहे हैं कि इस हुकूमत में भी वो चीज़ें नजर नहीं आई। क्यों नहीं कर पा रहे शेख साहब, क्या वजह है? बात यह है कि जैसे इन्होंने इस वक्त इंपोर्ट में तकरीबन रुकावटें डाली, इंपोर्ट नहीं हो रही। हमारी जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसमें तकरीबन 60% जो है हमारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। अब इस वक्त मेरे को मालूम कि हमारे गारमेंट फैक्ट्री काफ़ी सारी इस वजह से बंद होंगी कि रॉ मटेरियल ना अवेलेबिलिटी होने की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इनके पॉलिसी में ये कोई बनाते भी हैं पॉलिसी, जो ट्रेड पॉलिसी उन्होंने पिछले बनाई भी तो उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। ठीक। अगर बनाएं पॉलिसी तो उनको चाहिए कि उनको इन टाइम पे अमल करें तो उसमें काफ़ी सारे फ़ायदा नज़र आ भी जाए, उसका रिजल्ट भी निकले। बिल्कुल ऐसा। तो जैसे ये पिछले दिनों में ये डर पे रोका हुआ था, इसको बढ़ने के वजह से फिक्टिशियस ऐसे साग डाल साहब जो भी था मतलब रोका हुआ था अपनी सोच के मुताबिक। लेकिन उस वक्त मैंने इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था अपना अशरफ साहब ने, तो मैंने उस वक्त कहा था कि ये डॉलर जो है कि हुकूमत चाहती है कि इंपोर्ट बढ़ाओ और एक्सपोर्ट कम करो। मैं कहा देखो डॉलर के इस पर तकरीबन जो एक्चुअल रेट है वो मार्केट में 255 है और जो हमें बैंक दे रहा है वो 225 दे रहा है। तो अब इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं वो उनको हम 225 में दे रहे हैं और एक्चुअल रेट जो 255 है, 30 रुपये कम एक्सपोर्टर को वही रेट मिल रहा है। इसका मतलब जो मार्केट रेट है उससे हमें 30 रुपये एक्सपोर्टर को कम मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब तक हो नहीं वक्त पे अब इन्होंने आके ये किया है कि इसको डॉलर फ्रॉड कर दिया। टाइमली डिसीजंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं यकीनी तौर पर, और वही वाली बात है कि जितना प्रोलॉन्ग होती हैं चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती जाती है। अशरफ साहब, आपको मैं प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनाऊंगी लेकिन आपके लिए मैंने एक बड़ी मज़े की पोजीशन सोची है और आपको सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा, लेकिन ये रैपिड फायर की तरह आ रहा है। अगर आपको एक दिन के लिए
कंपनी का CEO बना दिया जाए, यानी आपको मोहसिन नकवी साहब की जगह मिल जाए एक दिन के लिए, तो आप क्या करेंगे? बिजनेस माइंड के साथ आइएगा और कोई अच्छा सा सोल्यूशन लाइएगा। आप इनको चीफ जस्टिस बनाए। चीफ जस्टिस एक दिन के तो वो लिए उसमें चीफ जस्टिस मैनिपुलेट ऑफ कर देंगे ना, पाकिस्तान। ये मैनिपुलेट कर देंगे उसमें तो चीफ जस्टिस के तौर पे। यहाँ क्या करेंगे? बॉस को मैं अलग से निकाल के क्लिप भेजूंगी। इसका मैं चीफ मिनिस्टर भी इनको ट्रांसफर करनी पड़ेगी और CEO बन गया उसके तो। चले जी, बताएं क्या करेंगे? भाई इसमें ये है कि क्योंकि मोहसिन साहब जैसे पूरे जो 5 से 6 चैनल चला रहे हैं, और अभी तो खैर रिजाइन दे के वो CM जी जी, पंजाब है, इसीलिए तो मैंने आपको उधर वो बोला है कि वो जगह खाली तो अभी है। तो CEO नहीं है तो जगह खाली है, तो एक्टिंग है वहाँ पे, लेकिन जो वो फैसले करते हैं तो वो मुशावरत भी करते हैं अपने लोगों के, सबके साथ मिलते भी हैं, और ऐसे CEO बहुत कम होते हैं, और उनसे 2-3 चीज़ें बात हुई होती रहती हैं। आप WhatsApp क्या पे। करेंगे? ये छोड़े आप, ये जो बटरिंग आप कर रहे हैं। नहीं, आके तो सबसे पहले ये है कि मैं बताऊं ना कि सबसे पहले है कि महंगाई के ऊपर जो है हम इन्फ्लेशन को देखते हुए सैलरी बढ़ाने की बात, क्योंकि वो बहुत भारी वो बोझ है, जो कि हम रिक्वेस्ट भी करते हैं जो सूरत हाल है उसमें कि सैलरी, क्योंकि इस वक्त हर कोई चाहे कैमरामैन हो कोई भी हो, कोई मौजूदा सूरत हाल में कोई नहीं कर सकता, तो बॉस को भी पता है। पेन ले आए, कितने % रेज लगाएंगे आप? आमदनी को देख के कमाई कितनी होती है वो रमशा के ऊपर है, प्रोग्राम से कितनी आती है रेटिंग, तो उससे जो है फिर देखेंगे कि कितना रेट बढ़ना चाहिए हमारा। मतलब ये है कि हर कोई चैनल का भी ये होता है रेटिंग के ऊपर कि जो आ रही है तो उसको देखते हुए कम से कम मिनिमम तो कम से कम 15% तो होनी चाहिए। हाँ हाँ, ये अभी जो है ना ये क्लिप निकाल दें, और मुझे जो है वो प्रोडक्शन टीम को मैंने कहा, प्रोडक्शन टीम खुद कह रही है आप वो फिक्र ना करें, हम दे रहे हैं अभी, यहीं से फौरन निकाल के दे, बाद में अपलोड होगा। 15% तो कम से कम बहुत। नहीं, इस 15%। वक्त इन्फ्लेशन रेट जो है वो तकरीबन 35% है। 35% बढ़ना चाहिए। मैं जाहिर साहब के साथ हूँ। देखिए जी, और जो मुझे है- अभी से पसीने आने लगे। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बहुत देर से ब्रेक के लिए कह रहे हैं, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ हम एक दफ़ा फिर हाजिर हैं, और जाने से पहले शेख साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, तो क्या कहना चाह रहे थे? के हवाले से जैसे ये कह रहे कि 35% चाहिए, मैं प्रेगमिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हम हर साल जो है ना अपना बेसिक सैलरी का 10% बढ़ाते थे, जबरदस्त। लेकिन इस वक्त महंगाई की वजह से हमने जो उनकी एक्चुअल जो मौजूदा सैलरी है उसको 20% बढ़ाई है, ताकि उसको कुछ ना कुछ अपना मीट कर सके। इसके अलावा हमने ईद भी जाके जो उससे जो लास्ट ईयर हमने दी थी उससे डबल कर दिया, तो मैं प्रेगमिया के हवाले से कर। जबरदस्त, तो बहुत अच्छी बात। नहीं, वैसे भी लोगों को वाकई बहुत जी हाँ, चैलेंजेस इसमें हैं, तो तो इस पे गौर फिक्र होना चाहिए। जी हाँ, ये ये होना चाहिए, मैसेज जरूर है, होना मेरा भी चाहिए। साथ में इधर जोड़ देंगे। जी हाँ, जी हाँ। तो ऐसा ही है। अच्छा, कुछ और सवाल मेरे जहन में आ रहे थे बड़े मज़े मज़े के। आप सब जो है वो हाईली स्किल्ड, हाईली एक्सपीरियंस्ड और हाई प्रोफाइल जो हैं वो माशाल्लाह बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम जो है वो आ जाते हैं लो प्रोफाइल, उल्टा सोचते हैं। तो जी जनाब, आप बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स संभाल रहे हैं, एसोसिएशंस देख रहे हैं, बड़े बड़े फोरम्स पे रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई छोटा कारोबार करना पड़े तो जी आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट में करना है। फॉर एग्जांपल कोई ठेला लगाना है आपने, तो कहाँ किस जगह का इंतखाब करेंगे और किस चीज़ का लगाएंगे? खाने पीने का लगाएंगे जी, कपड़े बेचेंगे, या कौन सा काम करेंगे? जाहिर साहब आप मेरे क्या ख्याल में चूज़ करते हैं आप? अगर रमज़ान के वाले से बात करें तो पकौड़ों का मेरे ख्याल में बहुत अच्छा सही लाएं business बिल्कुल होगा। ढूंढ के कि कौम जो है ना खाने पीने की शौकीन क्योंकि है। अगर आप देखें जो शाम के वक्त जो रश होता है ये दुकानों पे, बंस पकोड़े रोड वाले पे। के पास, बंस रोड पे, दही बड़े वाले के पास, पकौड़ों, जो रश जलेबियों होता के है, साथ। जलेबी वाले के पास जो रश होता है, और ऐसे लग रहा होता है कि जैसे हमारी कौम ने कभी पकौड़ा या समोसा खाया नहीं है, इस तरीके से। लेकिन हमारे- आपको तो कुकिंग का अलिफ-बे भी नहीं आता, क्या करें? और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि नहीं, आप जो है ना वो गवर्नर कर हमारे सकें। गवर्नर साहब पकोड़े तल रहे हैं ना वहाँ गवर्नर हाउस में, तो कहने का मकसद ये है कि कोई काम छोटा नहीं होता, बिल्कुल एग्जैक्टली। और हर काम में अजमत है, मेहनत में अजमत है। अभी मैं समझता हूँ कि गवर्नर हमारे कामरान टिशोरी साहब ने एक बड़ा अच्छा सिंबल दिया है बहुत कि उन्होंने गवर्नर हाउस में एक तो ये कि गवर्नर हाउस को खोल दिया है। हम सुनते ही थे कि जी गवर्नर हाउस खोल देंगे, मगर इन्होंने गवर्नर हाउस को खोल दिया। रोज़ 2-3 हज़ार लोग जो हैं वो जाके अवाम उन्नास वो जाके वहाँ पे अफ्तारी कर रहे हैं। गवर्नर उनके दरमियान बैठा हुआ है, गवर्नर उनके साथ गपशप कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, वो गवर्नर से हंसी मजाक कर रहे हैं। तो ये एक उन्होंने एक कल्चर पैदा किया है, तो पाकिस्तान में ये होना चाहिए। इसी तरीके से वो अफ्तारी करा रहे हैं, पकोड़े तल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये अगर हमारे लोग जो हैं, हुक्मरान जो हैं, वो अगर इसी तरीके से अवामी कल्चर में जाएँ, अवामी फलाह बहबूद के लिए काम करें,
और लोगों को कॉन्फिडेंस दें। क्योंकि इस वक्त देखें हमारे लोग जो हैं उनको एक मिठास की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। कि कोई उनके सर पे हाथ रखे, कोई उनके दुख दर्द का मदावा करे, कोई सोचे, नहीं कर सकता तो सोचे तो ज़रूर। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त हमारी जो एलीट है उसको इस तरफ आना चाहिए और आम आदमी के दुख दर्द को देखना चाहिए, समझना चाहिए और उसमें वो काम करके देखना चाहिए कि इनकी क्या लाइफ है, क्या मिजरीज हैं इनकी लाइफ में। तो वो अगर करके देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे उन लोगों को भी और ज़्यादा एक रिफ्रेशर कोर्स होगा। सही, ठीक है। तो शेख साहब आप कौन सा बिजनेस करेंगे? छोटा कारोबार? छोटा कारोबार इस टेक्सटाइल से वाबस्ता हैं आप कुछ? मैं तो टेक्सटाइल से वाबस्ता हूँ, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा छोटे कारोबार में बचत है वो फूड के बिजनेस में है। देखा जाए तो मियाँ साहब ने जैसे पकौड़ों के हवाले से कहा कि रेस्ट शाम को लगा होता है, ये तो रमज़ान के हवाले से हुआ। लेकिन इसके अलावा भी देखा जाए तो फूड में छोटे से छोटा कारोबार, एक रेड़े वाला भी होगा, कोई समोसे भी बेच रहा है, तो उसको भी अच्छा खासी मतलब वो रोज़ी लेके घर चले जाता है और हलाल, यानी हलाल रोज़ी ले जाता है। यानी कि जॉब करने से बेहतर वो रहता है कि वो अपना काम अपने छोटे लेवल पे भी स्टार्ट कर दे तो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी सारे हमारे सामने मसाले हैं। अच्छा, कौन सी, ये तो मैं पूछने बोली, कौन सी जगह का इंतखाब करेंगे आप? पूरे कराची है आपके पास, किस जगह पे आप चाहेंगे कि मैं वो तो ऐसे है कि उस जो बिजनेस करना चाहेगा जो जिस स्टाइल का, उसी हिसाब से जगह का इंतखाब किया जाएगा। अगर मतलब ये कि फूड का करना है तो फूड के हिसाब से मतलब प्ले ग्राउंड या कोई बाज़ार या आम जगह पर इंतखाब किया जाएगा। अगर गारमेंट का अगर करना है, किसी ने छोटा वहाँ से स्टार्ट करना है, तो वो मार्केटों में कोई छोटी सी दुकान लेके बैठ जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल में अगर आपने कोई ऐसा काम करना है तो आपको सिटी कोर्ट के बाहर या हाई कोर्ट के बाहर अगर आप वहाँ पे कोई ठेला लगा लें तो वहाँ तो आपको पता है कि मेरे ख्याल में कोई 10 लाख के करीब केसेस पेंडिंग है, तो साइल आते हैं। जाहिद साहब कभी फुल टेक्निकल आदमी है, कभी है ना भूखे नहीं मरेंगे। इन्होंने सब ऑप्शन इनके पास है, सब इन्होंने नॉक करके जो है नाके लगा के बैठे हैं, दिमाग में क्या क्या कहाँ हो सकता है। केसेस सोचे। हाँ बिल्कुल, फौरन उससे तो वहाँ तो साइलों ने आना ही है, कैदियों ने भी आना है, फिर उनकी पेशियाँ भी नहीं होनी है, वो आना है और फिर जाना है, आना है और पकौड़े खाने। और वाकई मिलता ही। तो बात यह है कि हमारे यहाँ तो ये मतलब अगर आपने बिजनेस का पूछा है तो ये तो फिर जाहिर है कि जहाँ कस्टमर आएंगे, टर्नओवर मैं ही होगा। सोच रही हूँ कि मैं जो है ना वो पार्ट टाइम शुरू कर दूँ। अच्छा जी आयशा साहब, आप क्या काम करेंगे? भाई अगर हम देखें तो जाके एक छोटा सा कारोबार, जैसे आजकल खाने पीने का दोनों छोटा करना है, चैंपियंस बड़ा हमारे नहीं। जो ये कह रहे हैं कि खाने पीने के अगर आप देखें इस वक्त तो हर जगह पे रोल हो गया, कोई समोसा हो गया, ये सब कारोबार देखें हम सबसे टॉप पे जा रहा है। मतलब कहीं भी जाएं, इस वक्त भी निकल जाएं तो ईद पे भी कहीं ना कहीं कोई रोल वाला तो कोई वो समोसे वाला, ये वो सारे ही। तो मेरा तो ये फोकस है कि छोटा सा काम अगर करते हैं तो रोल से स्टार्ट करें और रोल का वो। अच्छा, वैसे मैं एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ, मैं आपसे वैसे भी पूछना चाह रही थी लेकिन कभी वक्त इतना फुर्सत से नहीं मिलता कि बैठे और बात करें। तो अर्जुन भाई, आप तो बहुत अरसे से बिज़नेस कम्युनिटी के साथ वाबस्ता हैं और हर तरह का जो है ना वो शख्स आपके साथ ऑन बोर्ड है, ताल्लुकात भी आपके हैं माशाल्लाह। तो बिजनेस कर रहे हैं या छुपाया हुआ है या अभी तक सोचा ही नहीं है? नहीं, या सोचा ही हम नहीं। तक जो है इसकी खबर नहीं है? सोचा ही नहीं है। क्यों? मेन ये है कि देखें हम लोग सीट के इस तरफ बैठे हुए हैं, जब सीट की उस तरफ जो बैठे हुए हैं उनके से जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, तो हम लोग बर्दाश्त, क्योंकि हम लोग सैलरीड पर्सन हैं और बहुत इजीली लगता है कि अब जैसे एग्जांपल मैं जाहिद साहब के पास जाता हूँ, जाहिद साहब की पूरी फैक्ट्री मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट भी है, शेख शफीक साहब की फैक्ट्री में गया हूँ, तो अब उनका तो एक ऑर्डर पूरा एक सिलसिला है, कई बरस लगे हैं, उसको देख के मैं बोलूँ कल से मैं भी शुरू कर दूँ, नामुमकिन है। पूरी प्लानिंग उसके लिए बैक एंड चाहिए, पूरा प्रोसीजर चाहिए। अब वो सीखने के लिए वो टाइम दे सकते हैं, लेकिन कोई भी अपना कारोबार आपको नहीं दे सकता। उसमें यह है कि मेहनत, प्लान आया दिमाग में, मगर जब पैसे सोचे तो हमने कहा अभी सैलरी पे ही काम करो। देखें आज असल में सामने आपके पास जो डेली और या मंथली एक्सपेंसेस हैं वो खड़े हो जाते हैं ना, तो लोग चैलेंज लेने को जो है वो होल्ड कर लेते हैं। आज जितने बड़े कारोबार हैं, ये अगर आप इनको देखें तो इन्होंने तमाम ने छोटे स्केल से स्टार्ट लिया और फिर बड़े होते चले गए। तो लिहाजा आपको कहीं ना कहीं से कोई इब्तदा करनी होती है, तो आप बेशक ठेले से करें, बेशक आप कोई अपना क्या कहते हैं छोटे मोटे जो काम होते हैं वो कर लें, कोई दर्जी का काम कर लें, कोई कर लें। तो लेकिन ये कि जब आप काम करें और ईमानदारी से करें और दयानतदारी से करें, तोल सही दें और चीज़ सही बेचें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका नाम बन जाता है। ये हल्दीराम का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने बड़े स्मॉल स्केल से शुरू किया। ये KFC को हम देखते हैं, इन्होंने कैंटकी एक कस्बा है वहाँ से इन्होंने काम शुरू किया। मैकडोनल्ड जो है इन्होंने भी इसी तरीके से स्मॉल स्केल से काम शुरू किया।
हमारा ये चिन्होट वालों का जो कुन्ना वगैरह है, ये भी एक एक दो दो कुन्ने से काम शुरू हुआ, अब वो हज़ारों कुन्ने एक दिन में बिल्कुल वो ऐसे बना रहे हैं और बेच रहे हैं। स्टूडेंट्स बिरयानी है, हाँ बिल्कुल, बहुत मिसालें वाकई बहुत सारी साहब, मिसालें सही हैं कह कि रहे जिन लोगों ने इस तरीके से बहुत स्मॉल स्केल पे काम शुरू किया, लेकिन चूंकि काम ठीक था, ध्यान ये शान मसाले वाले हैं, ठीक है, तो घर में इन्होंने तो मसाले फरोख्त यहाँ करने तो अब ये है कि पूरी दुनिया में इनकी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। तो ये है कि आप काम करें, जो भी करें ईमानदारी से करें, दयानतदारी से करें, और उसमें कंसिस्टेंसी हो और सही तरीके से करें, तो अल्लाह ताला फिर उसमें बरकत। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप पहले रोल का जो है वो कहीं स्टॉल ढूंढें, इंशाल्लाह। ऑफिस के करीब ही लगा लें, वहाँ पे भी बहुत लोग चाय के साथ रोल समोसे पकौड़े, छोटा काम शुरू करें। जाहिर साहब ने इतनी बड़ी टिप दे दी आपको। इंशाल्लाह हाँ, और क्या, ऑफिस के बाहर इतने सारे कस्टमर मिल जाएंगे आपको, आपको क्या टेंशन है। तो सोच रहे हैं छोटे से शुरू करना है और उसको बड़ा करना है। तो ये छोटी ईद के साथ, बड़ी खुशियों के साथ आप सब क्या पैगाम देना चाहते हैं इस ईद पर? 21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर लोग आपको देख रहे हैं, तो शेख साहब क्या कहना चाहते हैं? बस ये कि हर आदमी अपनी ज़ात के लिए तो बहुत सोचता है, मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम पूरे मुल्क के लिए, जिसमें मुल्क का फ़ायदा, उसके लिए सोचे तो आदमी ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल ऐसे। अशरफ भाई क्या कहना? इस वक्त जो सूरत वीपर्स तो आप बहुत देखते हैं, लेकिन सॉफ्ट मैचेस देने का और बात करने का आवाम से टाइम नहीं भाई, होता। इस वक्त ये है कि पूरे मुल्क में जो जो हमें देख रहा है, सिटी 21 से सबसे दरख्वास्त ये है कि सब मिल के दुआ करें, क्योंकि इस वक्त ये मुल्क मुश्किलात में है। और जो मुश्किलात, क्योंकि हम लोग आपको बताएं, रमशा का हमारा कैमरा मैन है, हमारा मैं जो हम लोग के साथ हैं, जो 25-30 हज़ार रुपये जो कमाते हैं, इस वक्त बहुत परेशान है। तो हमें दुआ करें कि ये जो मुश्किल है वो आसान हो जाए उनके लिए, और ये मुल्क भी आसानी से इस मुश्किलात से निकल जाए, क्योंकि इस वक्त ये जो मुल्क है बहुत ही शदीद बहरान में है। और जिन्होंने डॉलर्स होल्ड करके रखे, होल्ड निकालें। रखे, डॉलर वो की भी- बात वो अगर भी आप भेज ना दें, करें तो आपका वो भी मैसेज भेज दें। अधूरा है। मगर डॉलर भी अब नीचे आ जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आ जाएगा जी, कि पाकिस्तान की मदद करने वाले दोस्त ममालिक आ गए हैं। IMF का प्रोग्राम है, वो भी जल्द इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा, तो डॉलर भी नीचे आएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर दुआ करनी है, सबकी जो इस वक्त मुश्किलात है इस मुल्क के लिए, वो जल्दी से जो है वो हल हो, और जो मुश्किलात हैं, महंगाई है, वो कंट्रोल में आ जाए इंशाल्लाह और आमीन। जी जाहिर साहब। देखिए, बात यह है कि हमें इस ईद पे जो 3 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो सैलाब में मुतासरीन हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए कि वो हमारे हम वतन हैं, और उन्होंने जिस तरीके से मुश्किल हालात देखे हैं और अभी भी उसमें देख रहे हैं, तो हमें उनको भी ईद की खुशियों में इग्नोर नहीं करना चाहिए और उन्हें याद रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि हम हमारी नेशन और पाकिस्तान के लिए हमेशा मायूसी की बातें करते हैं, लेकिन उसमें बहुत अच्छे पहलू भी हैं। मिसाल के तौर पे जो तकरीबन 30 अरब डॉलर पाकिस्तान में हर साल बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेजते हैं, ये तकरीबन 12,000 अरब रुपए बनते हैं, क्योंकि कुछ ऑफिशियल से आ रहे हैं और कुछ हवाले से भी आ रहे हैं। तो ये 12,000 अरब रुपए साल में पाकिस्तानियों को, 1 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो यहाँ भेजते हैं, जो 1,000 अरब रुपया महीने का बनता है। और वो 1,000 अरब रुपया जो आ रहा है वो 5 करोड़ पाकिस्तानी के पास आ रहा है और वो यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। तो एज सच ठीक है, माशाल्लाह लोगों के पास इनकम भी है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लोग अपनी जगह बरसरे रोज़गार भी हैं। सिर्फ हमें जो काम करना है, जो बहुत नादार और गरीब लोग हैं, उनको टारगेटेड सब्सिडी का एक सही सिस्टम जो आलमोस्ट बन गया है, तो उनको हमें अकाउंट फार करके, और उन लोगों को जो बहुत गरीब और नादार हैं, जो कुछ अर्न नहीं कर सकते, तो उनको हम टारगेटेड सब्सिडी के ज़रिए मुझसे लें, आपसे लें, सबसे लें और उनको दें। तो इस तरीके से हमारा वो भी तबका जो है वो हम हमारे साथ साथ आ जाएगा, और इंशाल्लाह मुल्क में सब मिल के ज़ोर लगाएंगे और मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, इस पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हम यकीनी तौर पर जब पॉजिटिव बात करते हैं तो यकीनन वो ट्रांसफॉर्म होती है। लोगों को बहुत ज़्यादा मायूसी है, लोग बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे में हम सबको, जैसे जाहिद साहब ने भी कहा, आशमान ने कहा, आपने भी शेख साहब ने कहा, कि एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे की ज़रूरत में उनका ख्याल रखना है, और खुशियाँ जो है वो बांटने से बढ़ जाती हैं और दुबाला हो जाती हैं। तो खुशियाँ बांटिए और खुशियाँ समेटे अपने दामन में। इसी नोट के साथ अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लेके छोड़े। अभी लेती हूँ मैं सबसे ईदी जो है ना, कहा है ना खड़े होकर सर झुकाना है, तो ये भी जो है वो इसलिए माइक लगा हुआ है, तो अभी मैं ईदी लेती हूँ। आप सब भी अपनी ईदी बटोरिए और ईदी खर्चिए, क्योंकि ईदी खर्चने में जो मज़ा आता है, हाँ वो किसी चीज़ में नहीं आता। तो आप सब भी अपनी ईद को एंजॉय कीजिए। हमें यहाँ से दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और मेरी ईदी तैयार कर लें आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ।